मैं एएमयू में हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी देश और दुनिया में जानी जाती है। तालीम की ये वो जगह है जहाँ से बहुत सारे नेता, समाज सेवक, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट सब तरह के लोग निकले हैं और यहाँ से एक देश को दिशा भी दी जाती है। राजनीतिक समझ की बात करें तो चाहे वो छात्र हों, प्रोफेसर हों, उनकी एक समझ होती है जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। यूपी में चुनाव भी है, लेकिन मैं जानने की ये कोशिश करूँगा कि क्या हालात हैं, छात्रों के क्या मुद्दे हैं और किस तरह की लीडरशिप चाहते हैं ये लोग, और क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो छात्रों का मुद्दा हो, समाज का मुद्दा हो, रोजी रोटी का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, वो एड्रेस कर रही है कि नहीं कर रही। क्या लग रहा है कि जो यूपी में जो चुनावी कैंपेन हो रहे हैं उसमें छात्र के मुद्दे कहीं हैं? जी, छात्र के तो बहुत सारे मुद्दे हैं और छात्र के मुद्दों के अलावा जैसे कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो हम मुसलमानों को है रिजर्वेशन। पिछली बार अखिलेश सरकार ने कहा कि आपको 18% आरक्षण दिया जाएगा, वो आरक्षण कहाँ है हमारा? आप नए आरक्षण की मांग कर रहे हैं और आरएसएस तो कह रही है कि आरक्षण ही खत्म हो जाना नहीं, अखिलेश सरकार ने कहा था कि हमें आरक्षण देंगे, तो वो आरक्षण कहाँ है हमारा? उनसे सवाल किया जाता है कि हमें आरक्षण दो, तब वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो आपने हमको क्यों झूठ बोला? क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? एक सुरक्षा खासकर कहा जाता है कि मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि 500 के करीब दंगे हुए हैं अखिलेश राज में, लोगों की जान माल की जितनी का नुकसान हुआ, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है इस बार। जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए मुजफ्फरनगर को आप देख लिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो। अखिलेश सरकार में क्या हुआ वहाँ पर? अगर नरेंद्र मोदी को माना जाता गुजरात दंगों का जिम्मेदार, तो फिर अखिलेश यादव भी हुए ना मुजफ्फरनगर दंगों के जिम्मेदार। यहाँ पर ये सीएम है, वहाँ पर वो सीएम थे, तो ये भी हमारा मुद्दा है। फिर अखलाक वाला मुद्दा है। क्या लग रहा है राजनीति में नजीब को लेकर जिस तरह से जेएनयू में मामला चल रहा है, आप लोग को जानकारी भी होगी, आपको लगता है देश की राजधानी से एक माइनॉरिटी का छात्र गायब हो जाए और वो भी एबीपी से लड़ाई के बाद, कहीं ना कहीं लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कैंपस में छात्र भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अकेले नजीब का खोना इशू नहीं है। पंजाब में 5 आदमी खोते हैं, एक जगह मिलते हैं, उनको एनकाउंटर कर दिया जाता है। जब एमपी में इस तरह का हुआ। जब एक स्टेट की पुलिस इतनी कैपेबल है, तो हमारी सेंट्रल लेवल की जो एजेंसी है, सीबीआई, एनआईए, और ये किस काम के लिए हैं? एक लड़के को नहीं ढूंढ पानी। और उससे बड़ा बैड लक तो ये है कि उन जो एक्यूज्ड हैं, आप अभी डिसाइड नहीं करेंगे कि वो एक्यूज है नहीं है, उनका ट्रायल होना बाकी है। आरोपी तो है, वो इंट्रोगेट ही नहीं किया गया अभी तक। तो क्या है कि हमारे देश में कोई लॉ नाम की चीज़ नहीं रही, प्रोसीजर नहीं रहा। कोर्ट्स जो आज 26 दिन के बाद उन्होंने एक तारीख दी है, जबकि आप देखा जाए कि हैबियस कॉर्पस में 24 घंटे में सुनवाई होनी चाहिए। तो देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। देश बदल रहा है, आप समझिए चीज़ों को। मुद्दे मीडिया के जरिए आप मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन मुद्दे दबा नहीं सकते हैं। नजीब को लेकर मीडिया में खामोशी रही, लेकिन आप देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ लोग उसके बारे में बात करते हैं। वो चाहते हैं कि नजीब मिले। सोशल साइट्स के जरिए लोगों के अपने अपने माध्यम है, कम्युनिकेशन है। क्या लग रहा है कई ऐसे मामलों पर, अगर माइनॉरिटी का मामला हो, दलित का मामला हो, मीडिया में खामोशी सी रहती है? नहीं, देखिए, मीडिया में तो आजकल नया ट्रेंड आना गया। पहले कहा जाता है कि मीडिया हमारी अनबायस्ड है, लेकिन अब मुझे तो लगता है कि प्योर बायस्ड है। कुछ चैनल आप खोल कर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि दे आर वर्किंग एज ए स्पोक पर्सन ऑफ पार्टी। कुछ चैनल को आप देखिए सिर्फ बीजेपी का मनगढ़ंत दिखा रहे हैं कि हर हर मोदी। अरे भाई, मोदी तो पहले होगा ना। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए ना। जेएनयू से एक लड़का गायब हो गया, मीडिया ने उसको न्यूज़ ही लाइव टेलीकास्ट करके नहीं दिखाया। यूपी चुनाव में क्या मुद्दा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? पिछली बार का मैनिफेस्टो आप देखिए, तो मैं खासकर बात करता हूँ स्टूडेंट्स की, रोजगार की। अखिलेश सरकार ने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया, पुल बनाए, सड़क बनाए, सड़क से रोजगार पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ तो सीपीडब्ल्यूडी काम कर रही है। यंगर्स के लिए आपने क्या किया? बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया, इसको कैसे ले रहा है मुस्लिम? नहीं, देखिए, तो अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कहीं पहले भी नहीं दिया था। मायावती जी ने 99 टिकट दिए। वो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी अपनी चला रही, सर्वजन सुखा। लगता है भरोसा है जो मायावती जिस डाइवर्सिटी की बात करी, भागीदारी की बात कर रहे हैं? नहीं, भरोसा करना हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? पिछली बार मुसलमानों ने पूरा अखिलेश सरकार को सपोर्ट किया, उन्होंने रिजर्वेशन की बात की, कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे एमयू को गंगा नहर कॉलोनी आप देखेंगे जहाँ से एंटर हुए थे बाबा सईद के बाद, उन्होंने वादा किया था कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को गंगा नहर कॉलोनी दे देंगे, लेकिन उन्होंने कोई गंगा नहर कॉलोनी हमें नहीं दी। इस बार तो आप देखिए कि मैनिफेस्टो मुस्लिम्स के लिए कुछ अलग से रखा ही नहीं है। कुछ छात्र बता रहे थे, आप बता रहे थे कि ये स्कॉलरशिप को लेकर बड़ा मामला है। क्या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एमयू, स्कॉलरशिप में किस तरह का मामला? अगर डर नहीं, कंफर्टेबल नहीं हो तो मत बात कीजिए। क्या है, कितने दिनों से नहीं मिला है? एक साल से नहीं मिले हैं स्कॉलरशिप। 1 साल से नहीं मिला जी। लगभग कई जगह मैं यूनिवर्सिटी में गया हूँ, छात्रों को वजीफा नहीं मिल रहा है। जेएनयू के भी हालात ऐसे हैं, कई तरह के वजीफा कट किए गए। लेकिन एक सबसे गंभीर बात है कि लोग अब बात करने से भी डरने लगे हैं। पता नहीं किस मुद्दे पर आपको राष्ट्रद्रोही कह दिया जाए, राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए, तो एक डर भी है लोगों में। और मुझे नहीं पता कि अगर कैंपसेस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर छात्र इस तरह से बात करने से बच रहे हैं, तो आप आम लोग के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं।
क्या लग रहा है इस तरह के माहौल बना दिए गए हैं कि लोग बात करने से भी घबरा रहे देखिए, हैं? आप अगर बजट की कॉपी को सही से पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ दिखा गया है कि 2012 यूपीए के मुकाबले हायर एजुकेशन का 10,000 लाख बजट जो कम किया गया। अगर आप, ये तो ग्रोथ के एज है, ग्लोबलाइजेशन का एरा है कि आपको खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आप उसमें बजट कम करते जा रहे हैं, कैसे हम मैनेज करेंगे हायर एजुकेशन को? तो ये छात्र हैं, इस देश के छात्र हैं जो तमाम मुद्दों पर को समझ रहे हैं। आप बहुत चीज़ें अब छुपा नहीं सकते। वो बजट पढ़ रहे हैं आपका, आपने कितना % कट किया है एजुकेशन बजट में वो भी नज़र रख रहे हैं। सिर्फ आप जुमलों से इन्हें बहका नहीं सकते हैं, जुमलों की हकीकत समझने लगे। और ये बहुत ज़रूरी है एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए, एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के लिए, कि उसकी जो आने वाले नस्लें हैं वो राजनीति को समझे, राजनीतिक घटनाओं को समझे। ये बहुत ज़रूरी है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है यूपी में इस बार? मुझे जो लग रहा है, जो लोगों का जो रुझान है, वो अखिलेश ने तो काम किया है, ठीक है। अब रोड बोर्ड जो उन्होंने बनाया, जो डेवलपमेंट अलीगढ़ में भी वो दिख रहा है, फ्लाईओवर वगैरह जो बना है, बहुत काफ़ी सहूलत हो गई है। लेकिन बहुत सारी ज़रूरत है जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के लिए किया नहीं जा रहा है। सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से चाहे वो यूपी हो या बिहार हो या और भी स्टेट हो, हर कोई प्लान कर रहा है यहाँ अखिलेश से। को इतना आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश काम किए हैं, तो उन्होंने 100 सीट कांग्रेस को मुफ्त में दे दी। देखिए, अब गठबंधन हुआ है तो किसी न किसी को कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना। तो गठबंधन के क्या ऐसी नौबत आ गई कि गठबंधन करना पड़ा? भाई, जब कोई सरकार पूर्ण बहुमत से 5 साल सरकार चलाएगी, इन चुनाव वक्त में क्यों किसी को गठबंधन दे दी जब उसने काम भी किया है? नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना, उसमें ये भाजपा का चूँकि ज़्यादा ये बन रहा है, लोगों का रुझान लग रहा है, ठीक है। तो अब कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है, पहले भी यूपी में बहुत टाइम से वो मजबूत नहीं हो पाई है, तो उन्हें लग रहा है कि एक सेकुलर गठबंधन होना चाहिए, ठीक है। लग रहा है कि सेकुलर गठबंधन के नाम पर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप को एकदम खत्म कर दिया जाता है। इस देश में कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं पनप पाता है। नहीं, देखिए, आज तक जो मुस्लिम लीडरशिप का बैकड्रॉप रहा कि आज तक मुस्लिम लीडरशिप एलिट क्लास में रही। वो लोग आज तक पॉलिटिक्स में रहे जिन लोगों को ज़मीनी लेवल का इशू का पता ही नहीं था। उन लोग पे ये इशू रहता था कि हम रात को ड्राइंग में बैठ के क्या डिस्कशन करना है। और रही बात गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं तो अखिलेश सरकार को ये डर है कि हमने काम ईमानदारी से नहीं किया, किसी एक कम्युनिटी को ठग लिया, तभी तो, वरना पूर्ण मेजोरिटी में रहने के बाद कोई सरकार 107 या 108 सीटें कैसे दे सकती है? खैर, मैं गठबंधन को कोई ख़राब बात नहीं समझता हूँ। डेमोक्रेसी में सबसे बड़े अच्छे फैसले गठबंधन की सरकार में लिए जाते हैं। बीपी सिंह की सरकार को याद कीजिए, मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ, उस दौर को याद कीजिए। जो केंद्र की एनडीए सरकार है वो भी गठबंधन की सरकार है। राजनीति में गठबंधन हो तो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मोनोपोली तभी आती है जब किसी को पूर्ण मेजोरिटी हो जाए, बहुत बहुमत वाली सरकार हो जाए। ये मेरी अपनी समझ है। बाकी तमाम दल है वो कहते हैं कि मुझे पूर्ण बहुमत दीजिए। मेरी अपनी राय है कि अगर चेक एंड बैलेंस वाला सरकार चाहते हैं तो गठबंधन की सरकार चलती रहे, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्या लग रहा है आप लोग के लिए, क्या क्या ज़रूरी जो मुद्दे हैं, तालीम हो, रोज़गार की बात हो, वो कितना ज़रूरी है? देखिए, मेन पर्पस जो होता है एजुकेशन का, वो एजुकेशन के बाद रोजगार ही होता है। और रोजगार यूपी में, भारत में कभी गंगा जमनी तहजीब नहीं रही है, मेरी अपनी समझ है। यहाँ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमेशा शोषण हुआ है, दंगे होते रहे। मैं एकदम उस सब कविताओं में नहीं जाता हूँ। कोई मुझे साबित करके दिखाया कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब कब रही, कभी नहीं रहा। क्या लग रहा है कि आप लोग स्टूडेंट है, रोहित वेमुला का जो मामला आया, चाहे अखलाक का मामला आया, ऊना का मामला आया, एक जो ऑपरेस सोसाइटी के लोग हैं जो वंचित थे, चाहे वो जातिगत रूप से या धार्मिक वजह से जिनको शोषण किया गया, जिन पर ज़्यादा अत्याचार हुए, वो लोग कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं डेमोक्रेसी में राजनीतिक रूप से। देखिए, 1990 के बाद जब मंडल कमीशन आ गया, उससे पहले आरक्षण को इतना वो नहीं मिलता था, हाईलाइट मिला किसी को नहीं मिला, नहीं ना तो शेड्यूल कास्ट के लोग इतने आते थे। अब जब उन लोगों ने अपना हक मांगना शुरू किया और फिर मंडल कमीशन ने पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाया, तो हायर कास्ट जो थे उनको लगा कि ये हमारा हक छीना जा रहा है। तब उन्होंने फिर उसके बाद से पहले फिर 92 में बाबरी मस्जिद का वो हुआ, दंगे हुए। मैं अपनी बात साफ कर देना चाहता हूँ। मैं आरक्षण का बहुत पक्षधर हूँ। पूरी दुनिया में जहाँ रंग के आधार पर शोषण हुआ वहाँ रंग के आधार पर फॉर्मेटिव एक्शन है। भारत में जातिगत आधार पर शोषण हुआ है, जाति के आधार पर आरक्षण है। भारत में मजहबी ताकतों का भी शोषण हुआ है, मजहब के आधार पर भी भेदभाव हुआ है। उन लोग को भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो मैं अफर्मेटिव एक्शन के बिल्कुल पक्षधर हूँ। जिस देश में आप अगर बराबरी चाहते हैं, एक मजबूत देश चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का नागरिक जो है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत हो, सब लगभग बराबर हो, तभी एक बेहतर देश बनेगा। आरक्षण को लेकर पहले आरक्षण के खिलाफ बहुत बातें हुई है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, अखबार रंग दिए जाते थे। आज भी टीवी डिबेट में आरक्षण के खिलाफ बात होती है। मैं आरक्षण के पक्ष में लोगों की राय जानने की कोशिश करूँगा। क्या लगता है, अब आरक्षण पर बहस होनी शुरू हो गई है? जी बिल्कुल हो गई है और होनी भी चाहिए। क्यों नहीं?
क्यों आरक्षण एक को और खत्म बात करना है कि आरक्षण के खिलाफ मैंने हमेशा देखा है कि वही लोग कर रहे हैं जो जनरल कैटेगरी में। मैंने कभी किसी मुसलमान को आरक्षण के खिलाफ रैली करते हुए नहीं देखा है, आरक्षण का विरोध करते हुए नहीं देखा है। ये अलग बात है कि वो अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आरक्षण का जो दायरा है वो बहुत सीमित है और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। नहीं तो हर चुनाव से पहले आरक्षण की बात नहीं थी। क्या लग रहा है जो लोग आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं वो उससे आप नई किसी तरह के आरक्षण की उम्मीद रखते हैं? देखिए इंडिया में आर्टिकल 14 और 14, 15, 16 जो इक्वलिटी की बात करते हैं, अगर आप 15 में आप देखें तो उसमें 2 ग्राउंड दिए हुए हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। रघुनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट चिल्ला के कह रहा है कि मुसलमान और बैकवर्ड, देन द एससी, देन व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट द रघुनाथ मिश्रा कमीशन। अगर आप माली हालत में आप सर्वे करा के देखिए ना मुस्लिम्स का, तो जो आरक्षण की विरोधी है, आरएसएस आरक्षण का विरोध करे, केंद्र में उसकी सरकार है, क्या लगता है वो एक नए आरक्षण के पक्ष में बात करेगी? वो एक दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो फोर्सफुली करेंगे कि इलेक्शन आरक्षण दिया, भाई आरक्षण क्यों दिया गया? जिस टाइम आज़ादी के बाद जो कास्ट बहुत ही डिप्राइव्ड थी, जो बेलो थी, उनका आरक्षण दिया गया। आज मुस्लिम उस पोजीशन पे है, पहले हम लोग को पोजीशन पे लेकर आइए ना, उसके बाद खत्म करने की बात हम भी करेंगे, बराबरी कराइए पहले। दूसरी चीज़ ये है कि आरक्षण को मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं भी चाहता हूँ आरक्षण हो, क्योंकि जो क्लास डिप्राइव्ड है, जो सोशली एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है, उसको आरक्षण मिले। लेकिन उसका क्या है कि एक मेरा आज सपोज करिए मैं आज आरक्षण का बेनिफिटेड हूँ, मेरे फादर एक IAS ऑफिसर हैं, कल को भी मैं आरक्षण ले रहा हूँ। आपको पता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत के आधार पे जो SC/ST को आरक्षण है, एक कलेक्टर हो जाए कोई दलित और उस मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में वो घर भी खरीद ले, उसके बाद भी आपको लगता है कि उसके साथ छुआछूत नहीं होता है? एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ, जो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया इन लोगों ने बढ़ा के अभी 5 लाख से 10 लाख किया, उसका रिव्यू एग्जिस्ट होना चाहिए। हर 5 से 10 साल पर उसका रिव्यू करिए, क्योंकि आज जिस हिसाब से सैलरीज बढ़ती जा रही हैं 7 पे 6 पे कमीशन में, मोस्टली ऑफिसर्स ऐसे लोग आ गए जो मैं जो भी आरक्षण की बात करते हैं ना, और जो कहते हैं कि एक बड़ा तबका खासकर दलित समाज में ऊपर आ गया, उनसे पूछिए कि क्या इस देश में अभी इस तरह की हमारी मानसिक स्थिति हुई है, हालात इस तरह से हुए हैं कि आप किसी IAS दलित को अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा के खिलाइए। अभी ऐसे 90% लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी तो नहीं है, जो मेरी समझ है। मुझे नहीं पता ग्राउंड पे क्या सच्चाई है, लेकिन मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ मैंने वहाँ देखा है, दलित IAS हो जाए लेकिन उसको बर्थडे, अपने बेटे के बर्थडे के पार्टी में अगर वो मोहल्ले वाले को इन्वाइट करता है तो ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं, ये सोचकर कि वो दलित है, मैं नहीं जाऊँगा उसके पास। गंगा जल छिड़कने की प्रथा अभी है इस देश में और पता नहीं कब तक बनी रहेगी। क्या लग रहा है आप लोगों को कि जिस तरह से मुसलमानों को आरक्षण का वादा किया गया था वो नहीं हुआ, तो अब क्या विकल्प है? नहीं, अखिलेश जी आए थे अभी 4 दिन पहले अलीगढ़ में, उन्होंने कहा यही, जब हम लोग गए कि आपने वादा किया था हमसे 18% आरक्षण का, वो क्या होता होगा? तो उन्होंने कहा कि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो हम उनसे पूछते हैं, चलिए संविधान में नहीं है तो आप अपनी असेंबली में अमेंडमेंट लाइए, जिस तरह कोलकाता बंगाल, पश्चिम बंगाल सरकार लाई, आंध्र प्रदेश सरकार लाई, कर्नाटक सरकार लाई, तो आप क्यों नहीं लाते? आप तो यहाँ फुल मेजॉरिटी में थे दोनों सदन में, दोनों हाउस में। उन्होंने तो आरक्षण, OBC आरक्षण को खत्म कर दिया है। जहाँ तक 3 लेयर आरक्षण था, जो प्रमोशन में आरक्षण था, वो उन्होंने खत्म किया। ये सब चुनावी मुद्दा बन रहा है। हाँ, जैसे आपने अभी मुस्लिम आरक्षण की बात की, तो आप मुस्लिम को भी आरक्षण चाहिए। जो आरक्षण जिस बेसिस पे है 341 आर्टिकल है, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि सचर कमेटी की रिपोर्ट पड़ी है, श्री रंगनाथ और मिश्रा की रिपोर्ट पड़ी है, उसमें जो मुस्लिम है बहुत मार्जिनल और डिप्राइव सेक्शंस हैं, उनकी एक कंडीशन जो दलित और अनटचेबिलिटी की आप बात कर रहे थे उनसे भी ज़्यादा खस्ता हालत है। आज को अभी तक उसको क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं ये पूछ रहा था। मेरा ये सवाल है कि जो आदमी जो आरक्षण की व्यवस्था है उसी का विरोध कर रहा है, वो क्या नए तरह के आरक्षण देगा आपको? मैं ये सिर्फ हम विरोध नहीं करते, हम विरोध करते हैं कि उसमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं, नहीं 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 मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो सरकार जो सरकार चल रही, जो RSS BJP की लीड सरकार है, वो आरक्षण के विरोध में बात करती है, तो क्या वो नया आरक्षण और देगी? नहीं, वो नहीं देगी। वो तो और एलिट है, वो इसको एग्जिस्ट करेगी। वो एलिटिज्म को बढ़ावा देते, वो तो ब्राह्मणवादी है, उन्हीं का तो बनाया हुआ था, उन्हीं के साथ उन्होंने अत्याचार किए डिप्राइव्ड सेक्शन के, आज वो उन्हीं का बारे का। क्या लग रहा है कि एक सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, एक दलित, मुसलमान, SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, एक नेचुरल अलायंस बनता दिख रहा है इस देश में। तो ऐसा कुछ अलायंस दिख रहा है। और जैसे बीजेपी नारा दे रही है कि हम एक स्पेशल टास्क बनाएंगे, फोर्स बनाएंगे जो पलायन करते हैं उस माइग्रेट कम्युनल राइट के बात में, तो ये इन्होंने कहा होगा। मैं बीजेपी की बात मैं कह रहा हूँ सोशल स्तर पर, सामाजिक रूप से एक नज़दीक आ रहे हैं लोग। जैसे दंगों का आप स्वरूप पढ़िए, दंगों में हमेशा दलितों को आगे कर दिया जाता था, गरीब मुसलमान आगे होते थे। वो लोग अब समझने लगे, उनके बच्चे स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे। पहले आरक्षण के खिलाफ बहुत बातें होती थी, अब आप लोग आरक्षण के समर्थन में बात करने लगे, अपने लिए आरक्षण चाह रहे हैं।
तो इस तरह से एक सामाजिक रूप से अलायंस बनता दिख रहा है आपको कि जो शोषित वंचित तबके के लोग हैं वो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से उनके अंदर एक अलायंस बन रहा है। जी जी बिल्कुल अलायंस बन रहा है, क्योंकि जो जिनको आरक्षण मिलता है वो भी कहते हैं कहीं ना कहीं आरक्षण में रिफॉर्म होना चाहिए। जैसे मैंने बात की, इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए, ना कि सोशल क्राइटेरिया होना चाहिए। सोशल बैक बढ़ने से एक अलग इशू है, बट इकोनॉमिक आप एक क्राइटेरिया बात बताइए, इस देश में कितना परसेंट आप इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें, आर्थिक आधार पे हो, इस देश में कितना परसेंट बिजनेस पर गैर अपर कास्ट का कब्जा है, जो जनरल कैटेगरी के लोग नहीं हैं, दलित मुसलमान, कितने व्यापारी हैं? तो वो तो व्यापारी है, तो जब उनके पास जमीन व्यापारी हो सकता है तो है नहीं ना, इकोनॉमिक कंडीशन डिपेंड। तो आप बताइए ना कि जिस देश में तमाम चीजें जमीन जाति के आधार पे मिली लोगों को, व्यापार जाति के आधार पे आवंटित था, शिक्षा जाति के आधार पे था, वहाँ आर्थिक आधार पे कैसे गणना कैटेगरी बात है, उसको भी तो रिजर्वेशन मिलेगा। एससी कैटेगरी में अगर सीएम कोई मिनिस्टर बनता है तो वो भी तो वो क्या वो उसके लिए एलिजिबल है। तो कितना परसेंट दलित समाज के लोग या अगर कितना परसेंट लोग आपको लगता है कि दलित जो है, मैं जानना चाह रहा हूँ, इसको बहस मत लीजिए, आपको लगता है कि 60 साल में दलितों की स्थिति कितनी बेहतर हो गई? आपके अंदाज से क्या डेटा है अभी? मतलब उसने 5 से 10% मान लीजिए। जानिए, आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बहस में आप पड़ गए हैं। जिस देश में आज भी स्थिति ये है कि अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप कुछ भी कर लेंगे ना, तो आपकी आर्थिक समृद्धि आते आते खत्म हो जाएगी। दलित समाज के पास क्या है? एक नौकरी के अलावा अगर वो पढ़ लिख गए तो आरक्षण से अगर मदद भी मिल गई तो नौकरी मिल जाएगी। तो हम 20% नहीं, मैं खिलाफ की बात नहीं कर रहा, उसमें आप जो कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर पैदा हो रहा है, कितना परसेंट क्रीमी लेयर पैदा हो रहा है दलित? और उनको मिलना चाहिए, उनके साथ जितना अत्याचार शोषण हुआ उनको मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं उस चीज के लिए। बट हम कहते हैं कि सच्चर कमेटी को क्या मुस्लिम समाज के आरक्षण के खिलाफ है दलित? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओबीसी खिलाफ है? नहीं है, बिल्कुल। आरक्षण के खिलाफ कौन है? आरक्षण के खिलाफ जो ब्राह्मण है, जो गड़बड़ है, ये है आरक्षण के खिलाफ है। और ये भी मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कई बार खुल के कह चुका हूँ कि मैं अफर्मेटिव एक्शन आरक्षण का पक्षधर हूँ। ये मेरी अपनी सामाजिक समझ है और मैं चाहता हूँ कि इस देश में बराबरी बने, इस देश मजबूत बने, इस देश का हर तबका पढ़े लिखे मजबूत बने। उसके लिए ज़रूरी है कि जिनके साथ शोषण हुआ है, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, उनको किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी टूल हो, उनको आगे लाया जाए। और आरक्षण उस मामले में अब तक थोड़ा बहुत सफल होता दिख रहा है। ये अलग बात है कि जिनको आरक्षण इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई थी वो दिमागी रूप से, मानसिक रूप से आरक्षण विरोधी हैं, इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। हो सकता है इससे बेहतर भी रिजल्ट होते। क्या लग रहा है आप लोगों को कि अब हालात थोड़े बहुत बदले हैं या जो वंचित तबके के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो राजनीति को समझने लगे हैं? हालात तो काफ़ी बदले। जाति प्रथा को लेकर भारत में जो पहले प्राचीन काल से जाति प्रथा चली आ रही थी, उसमें तो काफ़ी बदलाव आया बीच में। लेकिन ये बीच में 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ये सरकार आई, एकदम लगा कि हम एकदम फिर प्राचीन काल में पहुंच गए। बताइए, आप लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, जेएनयू में आरटीआई से जानकारी मिली है कि किसी भी SC ST के लड़के को 4 नंबर 5 नंबर से ज़्यादा वाइवा में नहीं दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता भेदभाव का तरीका महीन हो गया है? पहले जाति के आधार पे गांव में क्या होता था कि किसी को आप 2 थप्पड़ मार दिए, अब आपको नंबर कम दिए जाते हैं, आपको नौकरी में आपके साथ भेदभाव होता है। तो आपको लगता है कि जातिगत भेदभाव का तरीका बदल गया है या जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है? नहीं, जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हुआ, तरीका बदल गया है। मतलब जातिगत भेदभाव है। देखिए, जातिगत भेदभाव का बहुत तरीका महीन हो गया है। जाति पहले गांव में थी, वहाँ हर जाति के लोगों की स्थिति एक जैसी हो गई है। जातिवाद अब मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है, शहरों में शिफ्ट हो गया, यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गया, जुडिशियरी में शिफ्ट हो गया, मीडिया में शिफ्ट हो गया, जमकर जातिवाद होता है। मैं ऐसी कहानियाँ जानता हूँ यूनिवर्सिटीज़ की, खासकर वो यूनिवर्सिटीज़ जिसको लिबरल कहा जाता है। वो तो एमयू की अपनी अच्छी किस्मत है कि यहाँ उसको ये फेस नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ इनको एक माइनॉरिटी स्टेटस है, इसलिए इनको अच्छी तालीम मिल रही है और मैं चाहता हूँ कि ये बनी रहे, क्योंकि जातिगत आधार के अलावा यहाँ धार्मिक आधार पे भी जमकर भेदभाव हुआ है। क्या लग रहा है कि माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ एमयू को, उसमें कहीं ना कहीं जानबूझकर कोशिश की गई कि दलित और मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट कराया जाए आरक्षण के नाम पर, जबकि जो लोग आरक्षण इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं एमयू में, वो बाकी जगहों पर आरक्षण के विरोध में है। देखिए, किसी की सोच उसकी मेंटल फैकल्टी पर डेवलप करती है। लॉ हमारा सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन दे सकता है, एग्जीक्यूटिव किसी मेंटल सोच नहीं। जैसे आपने बताया कि आरटीआई से हमें पता चला कि जेएनयू में सिर्फ 4 से 5 नंबर मिलते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात से तो सेफ हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन के मसले में कोई डिस्कशन नहीं होता। रही दूसरी बात, लेकिन जब आप यूपीएससी देने जाएंगे, जब आप जब आईएएस के एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ तो जाति और मजहब के नाम पे आज भी शोषण हो रहा है। ये तो आंकड़े आ रहे हैं। एम्स जैसे संस्थान, सफदरजंग जैसे संस्थानों में जाति विशेष, मजहब विशेष के लोगों को फेल कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अलायंस कांग्रेस का, समाजवादी का। अगर आप 2014 का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट देख लीजिए, 79% यादव कम्युनिटी के लोग उसमें PCS ऑफिसर बने। क्या दे वर नॉट एलिजिबल बिफोर
एसपी गवर्नमेंट, मायावती गवर्नमेंट में वो लोग कहाँ थे? या अब अगर 2000 सपोज करिए इलेक्शन के बाद सत्ता बदलती है तो उसका क्या होगा? दूसरी चीज़ ये रही कि आपने जैसे पूछा कि माइनॉरिटी स्टेटस पे लेके, तो माइनॉरिटी स्टेटस तो हमें कांग्रेस ने भी नहीं दिया। 10 साल वो लोग दोनों हाउसेज में फुल मेजोरिटी में थे। अगर वो लोग चाहते तो हम लोग अपना लिटिगेशन था सुप्रीम कोर्ट में, सब्सिडाइज मैटर तो वापस कर लेते, वो लोग बिल ले आते। इन लोगों ने एफिडेविट नहीं दिया, इन लोगों ने तो कम से कम साफ तो कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। कांग्रेस तो हमारे साथ मिलकर हमें छुड़ी मारती रही। सपोज करिए कि आपको मैंने कहा कि हम ये आपका लिए काम करेंगे, लेकिन करके नहीं दिया, जबकि मेरे पास पूरी पावर थी। इन लोग के पास तो अभी अपर हाउस भी नहीं है, इन्होंने लोअर हाउस में कह दिया कि हम अपना एफिडेविट वापस करते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कि उनका एफिडेविट वापस करने से हमारे केस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि केस पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के फेवर में है। हालांकि जुडिशरी में टाइम नहीं मिल पाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है, उसका अलग इशू है। रही दूसरी बात कि देखिए, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट द एमयू वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान इन द फॉर्म एमओयू। दूसरी चीज़ क्या, अगर आप देखिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको या तो स्टेट लेवल की हो या सेंटर की, एक्ट बाय स्टेट लेजिस्लेचर, एक्ट बाय पार्लियामेंट। मैं वो सब समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि जानबूझकर जामिया हो या एएमयू हो, उसमें जो दलित आरक्षण की बात की जा रही है, और वो ये बात वो लोग कर रहे हैं जो आरक्षण विरोधी हैं। तो ये कोशिश है जो एक जो धरातल पर जो एक SC ST OBC माइनॉरिटी की जो एकता बन रही थी, उसमें कहीं ना कहीं दरार डालने की कोशिश है। देखिए, डेवलप हो रहे हैं लोग, एजुकेटेड हो रहे हैं, सोच तो बदलेगी। इन लोग को फिक्र ये है कि हमारी जो आज तक इन पर चलती हुई आई है, LED जो चलता हुआ आया है, जो हम लोग कमरों में बैठ के इनकी बातें करते हुए हैं, ये कल को हमें चाय पानी पिलाने वाले नहीं है, क्योंकि यूथ पढ़ रहा है, वो सारी बातों को समझ रहा है, भाईचारे को बना रहा है, आपस में जो मनमुटाव थे उनको मिटा रहा है। तो इन लोग को ये डर है, वो लोग क्या आरक्षण देने की, हटाने की बात करेंगे जो अपने ऑफिस पे तिरंगा तक नहीं लहराते? वो लोग हमें देशभक्ति क्या पढ़ाएंगे? अभी आप जाके देखिएगा हमारे। तो देखिए, ये छात्र हैं, इनसे बात कीजिए, आपको देश की राजनीति समझ में आएगी। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब तक आपकी नस्लें पढ़ेंगी नहीं, वो भेदभाव समझ नहीं पाएंगे। अम्बेडकर तभी भेदभाव समझ पाए जब यूरोप गए, जब उन्होंने पढ़ाई की। और जानबूझकर एक कोशिश की जा रही है कि जो तमाम एजुकेशन संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है, चाहे वो जामिया हो, JNU हो, AMU हो, उनको एक रंग में ढालने की कोशिश है, ताकि जो दूसरे तरीके की सोच है, जो आपसे सहमत न होने की जो बातें हैं, उसको कम से कम ख़त्म किया जाए। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश में AMU हो, JNU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, ऐसी और इदारे बने, तालीम के और जगह बने, जहाँ से आपकी एक समझ पैदा होती है, एक सोच पैदा होती है। और ये बहुत ज़रूरी है। और चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में चाहे वो MHRD हो, वहाँ से वजीफ़े रोके जा रहे हैं, छात्रों के खिलाफ जिस तरह से नए, चाहे वो रोहित वेमुला का मामला हो, JNU से नजीब गायब है, 9 से 10 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो यूनिवर्सिटीज़ पर एक तरह से कोशिश की जा रही है कि उसको हाईजैक किया जाए, वहाँ जो छात्रों की आवाज़ है उसे बंद किया जाए। लेकिन AMU एक विश्वास दिलाता है, आपको भरोसा दिलाता है। जब मैं यहाँ आया हूँ, जब मैं खासकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जाता हूँ, तो वो बात करने से थोड़ा हिचकते हैं। वो डर भी बाजी है। मैं समझ सकता हूँ इस देश में मज़हब के नाम पे कितना आतंक मचा है, इस देश में किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है जाति और मज़हब के नाम पर। तो लेकिन AMU में मुझे आके उम्मीद बढ़ी है कि AMU के छात्र बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, और इससे हौसला मिलता है कि एक दिन अगर इसी तरह से हम बात करते रहें, बहस करते रहें, अपने हकों के लिए खड़े होते रहें, तो हम एक बेहतर देश और एक बेहतर समाज बना पाएंगे। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, AMU, अलीगढ़।